and welcome to my channel Project PMYP. This is lecture 18 and we are here preparing for UPSC EPF4 whose exam is going to be conducted on 2nd of July. So already 17 lectures हो गए हैं. आज हमारा टॉपिक है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946. स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस वर्ड से अगर आप परिचित हो तो अच्छी बात है, नहीं परिचित हो तो इस वर्ड का मतलब होता है कि रेगुलर पेमेंट ऑफ सेम अमाउंट. जैसे आपको सैलरी दी जाती है, जो भी एम्प्लॉयड होता है उसको सैलरी सेम अमाउंट की रेगुलर पेमेंट होता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेट पे. वो इस तरह का स्टैंडिंग ऑर्डर है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. बेसिकली ये एक्ट जो है एक मेथड है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन प्लस स्टेट यूनियन के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. Initially, before passing of the act, they are bound by the agreement between employer and workman. The employer used to recruit different workmen by laying down his terms and conditions. Contract of employment of a workman is different from the contract of another workman. Workman was poor in society and they were fully exploited. पहले क्या होता था कि एक फैक्ट्री A है, एक फैक्ट्री B है, ठीक है, वर्कमैन है X. ये कौन है? वर्कमैन है, एम्प्लॉय है ये, और ये लोग एम्प्लॉयर्स हैं. ठीक है, इसको यहाँ काम करने जाना है. ठीक है, तो इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. ठीक है, और यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एकदम अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. अपना बेस ही पूरा अलग होगा कि पेमेंट कब होगी, 15 को होगी, ठीक है, कितना मिनिमम वेज मिलेगा, सब कुछ अलग रहता है. लेकिन इस एक्ट के थ्रू उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की गई थी. When employer has its own freedom, he used to treat different workmen differently. देखो, यहाँ पे कई सारे वर्कमैन आए, X आए, Y आए, Z आए. सपोज X उसके मामा का लड़का निकला, ठीक है. Y सपोज उसकी कास्ट का ही नहीं है, ठीक है, और Z कोई न्यूट्रल पर्सन है, तो X को ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट देगा. Y अगर सपोज ये इंसान जो है कास्ट वगैरह में बिलीव रखा है, रेसिस्ट है, तो Y को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा. ठीक है. The main objective is it imposes obligations on an employer to specify the different terms of contract and conditions of employment of each workman. इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन गया, एम्प्लॉयमेंट का लॉज एंड रूल्स बन गए जिसको फॉलो करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जिसके अंडर वो सारे एम्प्लॉयज को सेम तरीके से ट्रीट करेगा. ठीक है. The act was passed in 1946 by the central government. Every conditions of employment should be or shall be made known to the workman. ये ना हो कि पता चले पेमेंट के दिन पे, जब पेमेंट नहीं आई उसकी, सैलरी नहीं आई उसकी, तो उसको पता चले कि यार मैंने ये एक स्टार मार्क था, मैंने उसको फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से मेरी पेमेंट रुक गई. ठीक है, उसको हर एक चीज पता होनी चाहिए. The major objective of this act is it deals with conditions of service of the employment. यही बता रही थी, it deals with condition of service of employment. Major purpose is to regulate the conditions of service of employment by employer, especially in connection with recruitment, discharge or dismissal, disciplinary actions, leave with wages. ये सब इसमें included होता है. Act was enacted as simple measure to bring uniformity in the terms of employment. इसका बेसिक सही मतलब है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ जाए. ठीक है, एंड मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. एप्लीकेशन सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट. अब इसके भी कुछ सेक्शंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. मैंने सारे नहीं इंक्लूड किए हैं, बहुत बेसिक से इंक्लूड किए हैं. सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एक्ट शैल अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद इन इंडिया विथ एन एंगेजमेंट ऑफ मोर देन 100 वर्कमैन. 100 वर्कमैन से ज्यादा प्रेजेंट है तो ये एक्ट एप्लीकेबल है. एट प्रेजेंट or as noted on any day in the preceding year unless provided by the appropriate government for application to any industrial establishment with less than 100 employees by giving 2 months prior notice. देखो 100 प्लस में एप्लीकेबल है हर एक इंडस्ट्री, हर एक फर्म के लिए जो कि इंडिया में स्टैब्लिश्ड है. लेकिन कोई ऐसी फर्म है जिस पे गवर्नमेंट चाहती है इस एक्ट को करना, तो 2 महीने की प्रायर नोटिस देगी और वहां पे भी उस कंपनी में भी इस एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है. ये जरूरी नहीं है कि वहां पे 100 से ऊपर एम्प्लॉयज हों. एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन 13B में दिया हुआ है कि किस किस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ये है आपका 13B में. ठीक है. एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट फॉर विच फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल. फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स,
Civil service rules, classification, control, service, temporary service rule, civil service, temporary service rules, civil service regulations, civilians defense rules, Indian Railway Establishment Code or any other rules and regulations notified by the appropriate government. If any industry are following the rules, they are exempted from the application of 1946. This rule is not applicable to any industrial establishment which is run by private management. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर ये सब रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा, तो आपको 1946 के रूल से एग्जेम्पशन मिल सकता है। सेक्शन 2E इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, किसमें 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस में जो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है वही यहाँ पे भी है। फैक्ट्री, रेलवे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन who for the purpose of fulfilling a contract with the owner for any industrial establishment employs workmen payment of wages act, tramway service, air transport, dock, inland vessels, mine, quarry, oil field, plantation, ये सब डिफरेंट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 50 एम्प्लॉयज हैं तो वहां पे भी 1946 के स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट को लगा सकती है। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग: एनी इंडस्ट्री विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, मेजर पोर्ट। ठीक है, अब अगला आता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है? लेबर कमिश्नर। नेक्स्ट इज रीजनल लेबर कमिश्नर, any other officer appointed by the appropriate government as certifying officer. Section 2G standing orders is a set of rules specified in this schedule to the act. It was enacted to prevent exploitation of workmen. Employers used to give their own conditions within the schedule. They have specified certain rules or subject matter of the specified set of rules. They are classification of workmen, working hours, shift working, attendance and late coming, procedure in applying leave, closing and opening of industrial establishment, termination of employment, suspension, remedies available for a workman in case of unfair labor practices, any other matter which may be prescribed. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स किस किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन के लिए, ठीक है, वर्किंग आवर्स के लिए, शिफ्ट वर्किंग के लिए, अटेंडेंस या लेट कमिंग, प्रोसीजर इन अप्लाइंग लीव हॉलीडेज, कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट खुल रहा है, बंद हो रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है, किसी के एम्प्लॉयमेंट को, किसी एम्प्लॉय के सस्पेंशन हो रहा है उसका, रेमेडीज अवेलेबल, कौन कौन से हथियार हैं एम्प्लॉय के पास जब उसके साथ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही है, तो वो कौन कौन से हथियार यूज कर सकता है, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इन सब के ऊपर रूल्स बनाया जाता है, को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सेक्शन 3 सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स व्हिच इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिफोर अप्रूवल इज ए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। देखो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर किस टॉपिक को बनाया जाएगा, हमने क्लियर कर लिया पीछे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा, वो सेक्शन 3 में। 3(1) एवरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ पासिंग दिस एनैक्टमेंट within a span of 6 months from the date of passing of which enactment was passed, they have to draft a standing order and that must be submitted to a certifying officer. 6 महीने के अंदर अंदर ड्राफ्ट सबमिट करना है। द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर शुड कंसिस्ट ऑफ और इन कनेक्शन विथ एवरी सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। उसके ऊपर, उस ड्राफ्ट में हर एक चीज के ऊपर बात होनी चाहिए जो भी इसके शेड्यूल में है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इन केस इफ एम्प्लॉयर हैज मेड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, सो दैट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर शुड बी इन कन्फर्मिटी दैट ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, the draft so shall be accompanied by a statement giving all the particulars of the workmen who have been employed in an industrial establishment and should be submitted to the certifying officer. उसके उस ड्राफ्ट में, ठीक है, वर्कमैन के सभी तरह के पार्टिकुलर्स इंक्लूडेड होने चाहिए। थर्ड का 4th सेक्शन क्या कहता है? इन केस ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर दे शुड सबमिट जॉइंट स्टैंडिंग ऑर्डर। सपोज एक कंपनी है जो 2-3 एम्प्लॉयर्स मिलकर चला रहे हैं, तो एक कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना सकता, एक के रूल से नहीं ना चल सकती कंपनी, तो 2-3 जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो मिलके अपना जॉइंट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करेंगे। सेक्शन 3 के पार्ट 4 में कहा गया है। सेक्शन 4
Conditions for certification of standing order. What are the conditions to be fulfilled to get certifications? अब स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट बन गया, आप लेकर गए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास. अब क्या गारंटी है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा? वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करे. वो क्या क्या कंडीशंस है? Certifying officer will verify whether the provisions had made by the employer for all subject matter mentioned in the schedule. सारे सब्जेक्ट मैटर की पहली बात तो जितने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के टॉपिक दिए हैं सबके ऊपर रूल्स होने चाहिए उसमें मेंशन. स्टैंडिंग ऑर्डर शुड ऑल्सो be in conformity with the provisions of the act. Certifying officer have the authority to decide whether to grant certification, and he may also suggest for modification of the standing orders in the form of addition of rules in draft standing order, and after it is fulfilled he will certify. क्या कह रहा है ये कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है वो उसके पास जब ये ड्राफ्ट पहुंचा तो या तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है, या फिर कह सकता है कि आप पर्टिकुलर रूल्स को अमेंड कर लीजिए, मैं उसके बाद सर्टिफाई कर दूंगा. तो वो आप जो एम्प्लॉयर है वो अमेंड करके लाएगा, उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा उसके ड्राफ्ट को. ठीक है, अब आपका सर्टिफिकेशन हो गया. व्हेन a draft of standing order is submitted, he shall forward it a copy to the trade union or workman representative. ठीक है, जो ड्राफ्ट बन गया आपका वो सर्टिफाई हो गया तो मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया. ये स्टैंडिंग ऑर्डर की जो कॉपी है वो ट्रेड यूनियन के पास जाएगी या जो भी वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होगा. इन सर्टिफिकेशन, if certifying order is satisfied by fulfilling all the condition under section 4, then it shall send to trade union or workman representative. After certifying it will be sent to the trade union. Inviting objections as the standing orders is a purpose to send up to the workman representative. क्यों भेजा जाता है? ताकि अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेड यूनियन को पसंद नहीं है तो ट्रेड यूनियन इस पे ऑब्जेक्ट कर सकता है. कैन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट कर सकता है. After opportunity of being heard, he will decide whether to grant or not and pass the order. जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सर्टिफाइंग ऑर्डर के पास वापस आएगा. उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर कहेगा कि इसको जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उस पर एक्शन लेना है कि जैसे का तैसे छोड़ देना है. इन केस ही फील्स एनी मॉडिफिकेशन ही कैन सजेस्ट एंड सर्टिफाई इट. द सर्टिफिकेशन ऑर्डर शैल बी सेंट within a span of 7 days after approval is given. That officer should be sent to trade union or workman representative. तो स्टैंडिंग ऑर्डर का पहले ड्राफ्ट बना, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको सर्टिफाई कर दिया, उसके बाद उसको ट्रेड यूनियन को भेज दिया. ट्रेड यूनियन को अगर कुछ ऑब्जेक्शंस करने हैं तो वो कर सकता है. अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर को लगता है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, नहीं तो जैसे का तैसे छोड़ सकता है. मॉडिफिकेशंस हो गया, उसके बाद वो जो रूल्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स बन गए हैं वो बाइंडिंग होंगे एम्प्लॉयज के ऊपर भी और एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी, इंक्लूडिंग सक्सेसर्स, लीगल हायर्स. ठीक है, सबके ऊपर ये. Next is section 6, appeals. Any employer, trade union, representation of workmen who may be aggrieved by order from certifying officer may make an appeal to the appellant authority. Appellant authority within the span of 30 days from the date of certifying order is received by the trade union. ये क्या कह रहा है? देखो, ट्रेड यूनियन ने कहा कि कुछ ऑब्जेक्शंस दिए लेकिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उस ऑब्जेक्शन को नहीं माना. उसने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जितना है उतना सही है. तो यहाँ पे तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास तो पूरी अथॉरिटी हो गई. अब क्या ट्रेड यूनियन क्या करे? तो ट्रेड यूनियन के पास आने का कोई फायदा ही नहीं था. या फिर ट्रेड यूनियन ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए और सर्टिफाइंग ऑफिसर ने इसको मान लिया लेकिन वो आपका एम्प्लॉय को पसंद नहीं आया. ठीक है, तो अपील की जा सकती है अंडर सेक्शन 6. कहाँ पे? अपीलेंट अथॉरिटी में. इट हैज पावर टू मॉडिफाई और सजेस्ट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन. और कितने डेज के अंदर? इट शुड बी विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज. ठीक है, the appellate authority shall send a final copy of the order within the span of 7 days to the certifying officer. In case of appellate authority suggests the modification, it shall be sent back copy along with a draft standing order with the parties. Appellate authority has the power to modify on its own. If it modifies, then that copy shall be sent back to the parties. यहाँ पे या तो पार्टीज को दे सकता है कि लो आप ही मॉडिफाई करके हमको भेज दो, सर्टिफाइंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजो, वो सर्टिफाई कर दे, या फिर मैं खुद ही मॉडिफाई कर दूंगा. जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो खुद ही मॉडिफाई कर सकती है उसको. सेक्शन 6 में दिया है अपील्स के बारे में. ठीक है,
यहाँ पे जो टेन्योर दिया है 30 डेज 7 डेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शंस तो आप उतना याद नहीं रख सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है, 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर वापस भेजता है, 7 डेज, ठीक है। सेक्शन 7, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। Every certifying standing order shall come into operation after the expiry of 30 days from the date of passing order। ये 30 डेज क्यों दिया हुआ है बताओ? ऑर्डर पास किया गया, ट्रेड यूनियन के पास आया, सब कुछ काम हो गया, उसके बाद 30 दिन का टाइम रहता है अपील करने का। जब ये 30 दिन का टाइम खत्म हो जाएगा तब वो ऑपरेशन में आ जाएगा, इसीलिए 30 डेज का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। If no appeal is preferred from the date of expiry of 30 days as it comes in force, if any appeal is preferred after the expiry of 7 days, it shall come into the operation from the date of appeal। ठीक है, अब अगर अपील कर दी गई, अपील 30 सपोज 1 जैन को सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उस ऑर्डर को पास कर दिया, ट्रेड यूनियन के पास ऑलरेडी आ चुका था, सब कुछ डन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब 30 जैन को ट्रेड यूनियन ने अपील कर दी, अब यहां से सर्टिफाइंग ऑफिसर कुछ स्टेप लेगा, यहां से आप प्लस 7 डेज और ऐड कर दो, अब 6 फेब को आ गए, 7 फेब से आपका ये स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन में आ जाएगा। रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 8। ए certified standing order shall be filed in the register maintained by the purpose or act at any time, or any person may make an application to view the standing order by certifying officer along with the prescribed fee। एक रजिस्टर में स्टैंडिंग ऑर्डर्स को मेंटेन किया जाता है सेक्शन 8 के अंदर। कोई भी ऐसा है, चाहे एम्प्लॉयर के साइड से हो, चाहे एम्प्लॉय या ट्रेड यूनियन की तरफ से हो, उसको अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को व्यू करना है तो वो उसको देख सकता है, उसकी एक फीस लगेगी, ठीक है। सेक्शन 9 है पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। पोस्टिंग मीन्स डिस्प्लेइंग, posting of standing order, not position। The certifying standing order shall be prominently displayed by the employer in English language as well as local language which is understood by the majority of workmen। He should maintain some special board wherein he should post the certified standing order। Copy of standing order shall be displayed or posted in all departments where workmen are employed। सारे departments में standing orders जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, साथ ही साथ एक जो डिस्प्ले बोर्ड है ऑफिस का वहां पे भी इंग्लिश में भी और प्लस एक लोकल लैंग्वेज में भी जो मैक्सिमम वर्कमैन समझते हैं। सेक्शन 9 में दिया है डिस्प्ले करना। सेक्शन 10 ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। If some modification is required to modify, what is the duration? If there is any agreement between the employer and worker, it can be liable to the modification until the expiry of 6 months from the date on which the standing orders or the last modification thereof came into operation। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले हो गया, वर्कमैन को लगा कि कुछ तो दिक्कत है, तो वर्कमैन सब मिलके गए कि हमारे लिए इतना सा मॉडिफाई करा दो, और सपोज एम्प्लॉयर मान गया, तो कितने दिन का टाइम है मॉडिफिकेशन का? इट इज 6 मंथ्स। या फिर जब सर्टिफिकेशन मिला या फिर दोबारा आपको जो है इसको मॉडिफाई कराना है, तब मान लो 6 महीना पूरा हो गया, सपोज आपका ये 6 फेब को लागू हो गया था, राइट। यहां से आप 6 मंथ के अंदर अंदर मॉडिफाई करा सकते हो। सेकेंड मॉडिफिकेशन इस 6 मंथ्स के आगे 6 मंथ्स के अंदर सेकेंड मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। In case if they need to modify earlier to the period, should take permission from certifying officer by sending application। They should attach 5 copies of proposed notified standing order and should also attach the copy of agreement between employer and trade union। 5 कॉपीज चाहिए proposed notified standing order की। Payment of subsistence allowance 10A। Section 10A of the Act stipulates for payment of subsistence allowance by the employer to a workman who is suspended pending the investigation inquiry of his misconduct at the rate of 50% for the first 90 days and 75% for the remaining period if the delay is not attributed to the workman। The Act shall also allows an appeal to the labor court constituted under Industrial Dispute Act of 1947 in the case of a dispute relating to such subsistence allowance whose decision shall be final। क्या कह रहा है ये कि अगर कोई एम्प्लॉई सस्पेंड हो गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी वजह से वो काम पे नहीं आ रहा है, तो उस टाइम उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 50% मिलेगी फर्स्ट 90 डेज के लिए एंड 75% फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। 90 डेज के अंदर अंदर अगर सपोज उसका जो भी केस है वो नहीं खत्म हो पाया, ठीक है, तो आगे 91st डे से आपको 75% ऑफ द सैलरी मिलेगी।
इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या हिडन मीनिंग है कि 90 डेज के अंदर अंदर केस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। कब तक उसको सस्पेंड रखोगे? ठीक है, सपोज उसको 10,000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया तो उसको 5,000 नहीं मिल रहा है, ठीक, तो 3 महीने तक तो वो 5,000 पे खाएगा, लेकिन कब तक खाएगा, उसकी सेविंग्स, ठीक है, तो इसीलिए उसको फिर 75% कर दिया जाता है, विच मीन्स 7,500 रुपीज उसको मिलने लगेंगे। Section 11. Power of certifying officer. Every certifying officer and appellate authority shall have all the powers of civil court for the purpose of its evidence as per section 345, 346 of CRPC to consider the certifying officer as civil court. The certifying officer is similar to civil court. ये किस सेक्शन में? सेक्शन 11. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल कोड सेम चीज है ना, सीसी 11, तो कुछ ट्रिक्स लगा के थोड़े बहुत सेक्शन याद किए जा सकते हैं। सेक्शन 12A, टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, द प्रिस्क्राइब्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर टिल दे गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, they should apply model standing order prescribed by the act. This provision is not applicable to the temporary application of model standing order to the state of Gujarat, Maharashtra is the appropriate government. बेसिक सी बात यही है कि जो हमने पहले देखा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर उसके पास, कंपनी के पास ऑलरेडी एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है सर्टिफाइड, तो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये उसी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की बात, टेम्पररी एप्लीकेशन उसकी बात कर रहा है 12A। सेक्शन 13 पेनाल्टीज के ऊपर है, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर। It is mandatory on every part of employer must take a standing order and get approved by the certifying officer. In case if the employer fails to submit the draft standing order within the prescribed time limit, then employer may get penalized. कितने पेनाल्टी है? ठीक है, penalty is 5,000 rupees. Employer is liable to pay 5,000. In case of continuing offense, each day additional 200 per day should be paid by the employer. अगर विथ इन जो टाइम लिमिट दी है उसके अंदर अगर वो ड्राफ्ट सबमिट करने में फेल हो जाता है तो उसको 5,000 रुपीज की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, प्लस जितने दिन तक वो लेट करेगा 200 रुपीज पर डे। ठीक है, 200 रुपीज पर डे उसको पेमेंट करनी है। If employer contravenes the provision of any standing order, then he shall be punishable with 100 rupees fine, and in case of continuing the offence 25 rupees each day. सब कुछ सही है, स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया, उसने पेश भी कर दिया, लेकिन उसमें से कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो 100 रुपए का फाइन लगेगा और 25 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा जब तक उसने कॉन्ट्रावीन किया। Any court which is not below the rank of metropolitan magistrate or judicial magistrate of second class is having jurisdiction to entertain this case. पेनाल्टी वगैरह कौन देख सकता है? कोई भी ऐसा कोर्ट जिसकी रैंक जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से ऊपर हो। Interpretation of standing order, section 13A. When there is any dispute as to the obligation of interpretation of standing orders, then that question may be preferred to any one of the labor court, either by the employer or trade union or representative workmen. After receiving the application, labor court shall give an opportunity for both the parties, then decide the dispute, whether the decision given by the labor court shall be final or binding on both the parties. तो 13A में क्या कहा गया है कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई या फिर जो ट्रेड यूनियन है या लेबर यूनियन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है कोर्ट में इसके ऊपर, और जब एप्लीकेशन पहुंच जाएगा कहाँ पे अप्लाई करेगा? लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन पहुंच गया तो जो भी लेबर कोर्ट डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा और सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि डिस्प्यूट को डिसाइड करने की, अपना पॉइंट्स रखा जाए वहां पे। नेक्स्ट, Delegation of power. Section 14A. The appropriate government may delegate its power to under the Act to an officer, subordinate authority to a central or state government, as the case may be, and subject to such discretion as may be provided under the notification. क्या कह रहा है सेक्शन 14A कि जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, विच मीन्स वो किसी भी इंसान को अपना डेलीगेशन दे सकती है कि आप अथॉरिटी हो, आप केस को संभाल सकते हो। ठीक है, Power to make rules. Section 15. The Act empowers the appropriate government to make rules for the purpose of this Act, in the consultation with representative of related parties relating to additional matters
to be included in schedule and procedure for modification, procedures to be followed by certifying officer, the fee to be charged for the copies of registered standing order, and any other matter so prescribed, provided that the rules made by central government can be passed annulled through the each house of the parliament without prejudice to the validity of anything done under it. क्या कह रहा है सेक्शन 15 कि जो हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रूल्स बना सकता है किस किस चीज के ऊपर, प्रोसीजर फॉर द टू बी फॉलोड बाय स्टैंडिंग ऑफिसर्स, एपीलेट अथॉरिटी, एडिशनल मैटर्स जो भी इंक्लूड करने हैं आपके, ठीक है, स्केड्यूल में। पार्लियामेंट जो है वो उस रूल्स को पास भी कर सकता है और एनल भी कर सकता है, मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है। सो दिस इज इट अबाउट हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946 जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। आज हमने उसके कुछ सेक्शंस देखे हैं। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19। Till then, if you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Also share this video with all those who are preparing for EPFO exam. मैं ये बार बार बोलना पसंद नहीं करती हूँ क्लास के बीच में बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने से इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।